लेक्चर का आगाज करते हैं और हम बात कर रहे हैं 9th और मैट्रिक की फिजिक्स के चैप्टर 6 की, इसका नाम है इक्विलिब्रियम और ये चैप्टर 6 का पहला पार्ट है। जो टॉपिक हम कवर करेंगे आज की वीडियो में वो है इंट्रोडक्शन, पैरेलल फोर्सेस, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ अ फोर्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कपल। टॉपिक 6.1 शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। A body is said to be in equilibrium if it is at rest। कोई भी बॉडी कही जाएगी कि उस वक्त इक्विलिब्रियम या तवाजुन में है अगर इट इज एट रेस्ट, यानी कि अगर वो रुकी हुई हो या ठहरी हुई हो। इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, और वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में सफर कर रही हो। इफ इट इज रोटेटिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, और वो रोटेट कर रही हो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यानी कि किसी सर्कुलर पाथ पे वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ रोटेट कर रही हो, तब भी कहा जाएगा कि वो बॉडी जो है वो मसावात में है या इक्विलिब्रियम में है। सो हम डिफाइन करेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अ बॉडी एट रेस्ट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, ठहरी हुई है अपनी जगह पर, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम, a body moving in a straight line with a uniform speed is in dynamic equilibrium। और अगर कोई बॉडी, कोई जिस्म मूव कर रहा हो, चल रहा हो, स्ट्रेट लाइन में सफर कर रहा हो, लेकिन स्पीड उसकी यूनिफॉर्म हो, तब जो इक्विलिब्रियम की किस्म होगी उसमें क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। To obtain equilibrium we must see that no unbalanced force is applied to the body। तो कोई बॉडी उस वक्त इक्विलिब्रियम में या तवाज़ुन में होगी जब उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लग रही हो। नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी बट दे आर बैलेंस एंड द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ कोई बैलेंस तो है, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, तो वो उस वक्त होगा जब उसमें मुख्तलिफ फोर्सेस लग रही हों, उन सब का जो नेट रिजल्ट है वो क्या हो, वो जीरो के बराबर हो। The body may still have a rotational acceleration about its axis despite the zero resultant force on it। एक बॉडी है जो कि रोटेशनल पाथ में मूव कर रही है, उस पर रोटेशनल एक्सेलरेशन है और वो अपने एक्सिस पे घूम रही है, तब भी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी उसका सम क्या होगा, जीरो ही होगा। अब हम शुरू करते हैं टॉपिक 6.2, पैरेलल फोर्सेस। If the directions of the forces acting on a body are parallel, they are called parallel forces। अगर किसी बॉडी पे फोर्सेस लग रही हों और उनकी डायरेक्शन क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हों, तो वो क्या कहलाएंगी, वो पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी। एनी टू पैरेलल फोर्सेस में बी लाइक और अनलाइक, और हो सकता है जो पैरेलल फोर्सेस लग रही हों वो एक ही तरह की हों और एक तरह की ना भी हों। लाइक पैरेलल फोर्सेस की बात करते हैं। If two parallel forces have the same direction, they are called a like। अगर किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी के ऊपर दो पैरेलल फोर्सेस लग रही हों और उन दोनों पैरेलल फोर्सेस की डायरेक्शन एक ही हो, तो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी लाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को डिफाइन करते हैं। इफ टू पैरेलल फोर्सेस हैव ऑपोजिट डायरेक्शंस, दे आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्स। तो पैरेलल फोर्सेस जो हैं, लेकिन उस बॉडी पे उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट साइड से लग रही हैं, तो क्या कहलाएंगी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या हासिल होता है, अगर दो पैरेलल फोर्सेस लग रही हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर टू पैरेलल फोर्सेस F1 एंड F2 एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट A एंड B एज शोन इन फिगर 6.1। तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि दो फोर्सेस हैं जो कि पैरेलल फोर्सेस हैं, एक का नाम F1 है और दूसरे का नाम F2 है, एक बॉडी पे एक्ट कर रही हैं एट डिफरेंट पॉइंट, और एक क्या है, A एंड B पॉइंट के ऊपर वो फोर्स लग रही हैं, जैसा कि फिगर 6.1 में दिखाते हैं। सपोज R इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 एंड F2 10, और हम सपोज करते हैं कि F1 और F2 की जो फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट है वो क्या है, वो फोर्स R के बराबर है। तो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं R इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो उससे हमने ये सीखा कि अगर दो पैरेलल फोर्सेस हों और वो क्या हो, लाइक पैरेलल फोर्सेस हों, जो एक ही डायरेक्शन में लग रही होंगी, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो उन दोनों को सम करने से हासिल होगी। तो क्या सामने आया, R इज इक्वल टू F1 प्लस F2।
The resultant of two like parallel forces is a force whose magnitude is equal to the sum of the magnitude of the two forces। तो यहाँ से बात सामने आ रही है कि जो मैग्नीट्यूड होंगे उनके, वो अगर हम सम कर लें दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड, तो वो रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होंगे। द डायरेक्शन इज द सम ऑफ आइदर ऑफ द फोर्सेस, और उन फोर्सेस की जो डायरेक्शन होगी, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी, वो अप्लाइड फोर्स की किसी भी एक की जानिब होगी। जैसे फिगर में दिखाया गया, ये है फिगर 6.1। ये बता रहे हैं कि F1 और F2 एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या बॉडी को फोर्स लग रही है, और दोनों की दोनों पैरेलल हैं और दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। ओके, बात करते हैं हम रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। Consider two unlike parallel forces F1 and F2 acting on a body at A and B as shown in figure 6.2। अब यहाँ हमें फिगर 6.2 दिखाया गया है कि टू पैरेलल अनलाइक फोर्सेस हैं F1 एंड F2, जो कि किसी बॉडी के पॉइंट A एंड B पर लग रही हैं। सपोज R इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 एंड F2 10, और हम सपोज करते हैं कि R वो रिजल्टेंट फोर्स है जो F1 और F2 के कम्युलेटिव इफेक्ट से आएगी। F इज ग्रेटर देन F2 10, और यहाँ पे अगर F1 फोर्स F2 फोर्स से ज़्यादा होगी तब रिजल्टेंट फोर्स R इज इक्वल टू F1 माइनस F2। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम ज़्यादा फोर्स में से कम फोर्स को, यानी कि ग्रेटर फोर्स में से लेस फोर्स को निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। तो R इज इक्वल टू F1 माइनस F2। तो हम कह सकते हैं R इज इक्वल टू F1 माइनस F2 क्या शो कर रहा है, उनके मैग्नीट्यूड्स को शो कर रहा है। तो द रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस इज अ फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू फोर्सेस। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स है वो असल में लगाई जाने वाली दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होगी। जैसे बताया गया था कि F1 फोर्स बड़ी है या ज़्यादा है और F2 फोर्स छोटी है या कम है, तो हम हमेशा करते हैं, हमेशा जो डिफरेंस आएगा, मतलब हायर में से लोअर को निकाल देंगे, जो डिफरेंस आएगा उसका वो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा होगा। द डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द ग्रेटर फोर्स। ये कह सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन भी उस तरफ ही होगी जिस तरफ ग्रेटर फोर्स अप्लाई हो रही थी, या जो ग्रेटर फोर्स की डायरेक्शन थी वही असल में रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी। ये फिगर 6.2 बता रही है आपको कि यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं इस बॉडी के ऊपर, एक एंड ए पे है और दूसरी एंड बी पे है, लेकिन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। Axis of rotation. Some bodies cannot move from place to place, but they can rotate about a fixed line or axis called axis of rotation। बाज़ दफ़ा किसी बॉडी को फोर्स लगाने पर वो बॉडी अपनी जगह से मूव नहीं करती, बल्कि वो अपने सेंटर या रोटेटिंग पॉइंट के ऊपर या अपने फिक्स लाइन के ऊपर या एक्सिस के ऊपर क्या करनी पड़ती है, मूव करना शुरू कर देती है। तो इस पॉइंट को, जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मूव रोटेट कर रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल करते हैं इसकी। व्हेन वी अप्लाई फोर्स टू अ डोर इट कैन रोटेट। जब हम किसी दरवाजे पे फोर्स लगाते हैं तो दरवाजा क्या होता है, रोटेट होता है अपने एक्सिस पॉइंट के ऊपर। इट कैन नॉट मूव एज होल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, और दरवाजा स्ट्रेट लाइन में आगे या पीछे नहीं हटता, बल्कि वो अपने एक्सिस पॉइंट के ऊपर घूमता है। टॉपिक 6.3 करते हैं, टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। A body capable of rotating about an axis, when a force is applied properly on this body, will rotate it about that axis। किसी बॉडी में साइज होती है, इस पर अगर फोर्स लगाई जाए तो वो अपने एक्सिस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाती है, रोटेट हो सकती है। दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज नोन एज टॉर्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स। और अगर वो ऐसी फोर्स लगाई गई जिसमें ये घूमने की सलाहियत रखती हो, तो वो ऑब्जेक्ट जिसके, तो अगर ये फोर्स लगाई जाए जिसके नतीजे में वो ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे घूम जाए, तो इस इफेक्ट ऑफ फोर्स को क्या कहते हैं, टॉर्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स कहते हैं। टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ अ गिवन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। और ये कंप्लीटली डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि जो फोर्स लगाई गई है बॉडी के ऊपर, वो किस एंगल से और किस पोजीशन से लगाई गई है। फिगर 6.3 को हम एलिब्रेट करेंगे, पहले समझें इस चीज को। द बॉडी विल रोटेट क्लॉकवाइज इफ अ फोर्स F इज अप्लाइड एट पॉइंट ए। कोई भी बॉडी जो है वो तो फोर्स F लगाने पे
वो रोटेट कर सकती है, क्लॉकवाइज घूमेगी अगर हम उसके पॉइंट ए के ऊपर फोर्स F लगा दें। The body will rotate counterclockwise when the same force is applied at point B। और यही फोर्स को अगर हम पॉइंट B पे लगा देंगे तो वो क्लॉकवाइज घूमने के बजाय काउंटर क्लॉकवाइज घूमनी पड़ जाएगी या रोटेट होनी लग जाएगी वो बॉडी काउंटर क्लॉकवाइज। यस, समझते हैं इस चीज़ को। यह है आपके सामने फिगर 6.3। द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टॉर्क। अब देखें इस पिक्चर के अंदर ये एक इर्रेगुलर शेप है जिसमें पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अगर पॉइंट ए की डायरेक्शन में जो एफ फोर्स दिखाई गई है उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बॉडी घूम जाएगी क्लॉकवाइज। और यही फोर्स अगर हम पॉइंट बी पे लगाते हैं सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स तो क्या हो जाएगी, बॉडी घूमने लगेगी एंटी क्लॉकवाइज। In figure 6.4 we will study the factors that determine the turning effect about some axis when a number of coplanar forces act on a body। और अब हम फिगर 6.4 की बात करेंगे जिसमें हम ये स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि जी कौन कौन सी फोर्सेस हैं अगर वो कोप्लेनर हो। मतलब कोप्लेनर फोर्सेस वो होती हैं जो कि एक ही प्लेन पे अप्लाई होती हैं। तो अगर कोप्लेनर फोर्सेस हों तब किसी बॉडी का टर्निंग इफेक्ट क्या होता है। कोप्लेनर फोर्सेस आर फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम प्लेन। जैसे बताया गया है कि कोप्लेनर फोर्सेस वो तमाम फोर्सेस कहते हैं जो कि एक ही प्लेन पे या एक ही सतह पे किसी भी बॉडी पे अप्लाई हों। कंसीडर द रोटेशन ऑफ अ हैवी व्हील। जैसे कि फिगर 6.4 दिखाया गया एक हैवी व्हील है। द व्हील कैन बी रोटेटेड मोर इजीली एंड क्विकली बाय अप्लाइंग अ फोर्स F एट पॉइंट A। तो ये फोर्स F लगाने से एक पॉइंट ए के ऊपर वो जो हैवी व्हील है वो क्या हो जाएगा, वो आसानी से मूव हो जाएगा फार फ्रॉम एक्सिस। यानी कि ये पॉइंट ए जो फोर्स यहाँ पे लगाई जा रही है वो जितना दूर होगा एक्सिस पॉइंट से उतनी क्या होगा, ज़्यादा आसानी से वो हैवी व्हील मूव कर जाएगा। देन अप्लाइंग द सेम फोर्स F एट पॉइंट B नियर द एक्सिस। और बजाय इसके कि अगर हम वो फोर्स जो पॉइंट बी पे लगाई जा रही है वो एक्सिस के करीब हो, मतलब इस पूरे बात का मतलब ये निकलता है कि कोई भी हैवी व्हील जो अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है वो उस वक्त आसानी से घूमेगा जब हम जो अप्लाइड फोर्स है वो अपने एक्सिस से जितनी दूर से लगाएंगे, जितना हम एक्सिस के करीब लगाते जाएंगे उतनी हमें फोर्स बढ़ानी पड़ेगी किसी भी हैवी व्हील को अपने एक्सिस पे घुमाने के लिए। The turning effect of a force is greater the farther in the line of the action of the force from the axis of rotation। तो कंक्लूजन ये निकला कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स उस वक्त सबसे ज़्यादा होगी जब हम अपनी फोर्स को उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितनी दूर से लगाएंगे। तो जितनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के दूर से लगाई जाएगी फोर्स उसका उतना रोटेशन आसान हो जाएगा या कम फोर्स लगानी पड़ेगी। पर निस्बत इसके कि हम एक्सिस करीब हो जाएंगे तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। Distance of the line of action of the force from the axis is measured perpendicular distance to the line of action of the force। और हम distance of the line of action को मेजर कैसे करते हैं, हम perpendicular distance को मेजर करते हैं कि वो axis of rotation से perpendicular direction of force का distance कितना है। It is not the distance from the axis to the point of application of the force। और ये यकीनी तौर पे वो distance नहीं होगा जो कि axis से पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स का होगा। इफ द सेम फोर्स F is applied at C rather than at A where OC is equal to AC there will be no turning effect। यहाँ पे OC का फासला वही है जो कि OA का फासला, मतलब ओरिजिन से C का फासला और ओरिजिन से A तक का फासला बराबर है। तब भी फोर्स को पॉइंट C पे लगाने पर कोई टर्निंग इफेक्ट पैदा नहीं होगा। राइट तो ये 6.4 फिगर वासे हो रही है कि हमने पॉइंट फोर्स F1 लगाई पॉइंट ए के ऊपर तो व्हील इजीली मूव हुआ, और जब हम पॉइंट बी पे लगा रहे हैं फोर्स को तो वो इतनी आसानी से नहीं मूव कर रहा है, हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी। और एक और फोर्स पॉइंट सी पे लगाई हमने, अपने कहा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होती है। तो जो ए और बी पॉइंट है वो परपेंडिकुलर फोर्स की डायरेक्शन शो कर रहे हैं, जबकि जो पॉइंट सी है वो एग्जैक्टली एक्सिस ऑफ रोटेशन की लाइन में है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, लिहाजा पॉइंट सी पे फोर्स लगाने पे वो मूव नहीं करेगा, जबकि पॉइंट बी पे लगाने पे भी मूव कर जाएगा और ए पे लगाने पे ज़्यादा बेहतर अंदाज में या ज़्यादा आसानी से मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए का डिस्टेंस ओरिजिन से ज़्यादा है और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F नाउ पासिस थ्रू द
द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ नाउ पासिस थ्रू एक्स। और हम अगर लाइन ऑफ एक्शन, ये जो जिस लाइन पे फोर्स लगाई जा रही है और उसको घुमाने का बाइस पड़ेगा, वो अगर एक्सिस में से गुजरे तब द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस टू रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज जीरो। तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। Perpendicular distance from axis of rotation to the line of action of the force is called the moment arm of the force। तो perpendicular distance जो कि एक्सिस से लिया जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लिया जाएगा, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन के साथ, वो कहलाता है मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स। One of the factors that determine the torque or moment of the force is moment arm of the force। और किसी भी ऑब्जेक्ट के टॉर्क या मोमेंट ऑफ द फोर्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो कौन सा है, वो है मोमेंट आर्म। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो उसने एक्सिस फॉर्म में रोटेट कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि फोर्स कितनी दूर से, कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से उस ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए उस पर लग रही है। टू स्टडी द मोमेंट आर्म्स ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बार ए बी। और आप हम यहाँ स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक बार ए बी है और उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका मोमेंट आर्म का बिहेवियर क्या होता है। सपोज द बार इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट इट्स मिड पॉइंट। और यहाँ पे हम सपोज किया कि जो बार ए बी है उसकी सलाहियत है कि वो अपने मिड पॉइंट ओ के ऊपर रोटेट कर सकती है। लेट द लेंथ ऑफ द बार बी एल। और हमने इस पर सर्च किया कि जो बार है उसकी लेंथ कितनी है, एल है, जैसे कि फिगर 6.5 में दिखाया गया है। मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स एफ इज जीरो एज इट्स लाइन ऑफ एक्शन पासिस थ्रू द एक्सिस एट ओ। और उसका जो मिड पॉइंट ओ है उस पर हम एक फोर्स एफ लगाते हैं, और ये कहाँ से गुजर रही है, ये एग्जैक्टली इसके पॉइंट ओ यानी ओरिजिन से गुजर रही होगी या इसके मिड पॉइंट गुजर रही होगी। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस इसके एक्सिस से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली लाइन ऑफ एक्शन इसके एक्सिस पॉइंट से गुजर रही होगी। द फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द बार। और अब फोर्स F1 और F2 जो है वो उस बार के ऊपर परपेंडिकुलर अप्लाई हो रही है। देयर मोमेंट आर्म आर L/2 Ln/4 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स F1 और F2 हैं परपेंडिकुलर अप्लाई हो रही है, उनका डिस्टेंस क्या है, एक का डिस्टेंस है L/2 मतलब लेंथ के हाफ पॉइंट पे अप्लाई हो रही है, और दूसरे का डिस्टेंस जो है वो L/4 है मतलब उसकी बार की लेंथ के क्वार्टर लेंथ पे अप्लाई हो रही है। द फोर्स F3 प्रेजेंट एट डिफरेंट केस। और जो फोर्स F3 है वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट केस है। OC is the perpendicular distance from axis of rotation O to the line of action of the force F3। यहाँ ये बताया जा रहा है कि फोर्स F3 जो कि अप्लाई हो रही है पॉइंट C के ऊपर, OC जो है वो F3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस के साथ। OC is the moment arm of the force F3 about O। यहाँ पे F1 फोर्स जो है वो बार के पॉइंट बी पे लग रही है, जबकि पॉइंट बी से लेकर ओ तक का जो डिस्टेंस है वो उस आर्म की लेंथ का या उस बार की लेंथ का हाफ है, यानी L/2 है। क्योंकि अंदर से एक और फोर्स F2 लग रही थी और ये ओरिजिन से जो है वो L/4 मतलब उसकी लेंथ के क्वार्टर के डिस्टेंस पे अप्लाई हो रही थी। जबकि F3 एक अलग फोर्स है जो कि एक और एंगल के साथ फोर्स अप्लाई जा रही है, और ये भी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, जबकि यहाँ पे OC वो मोमेंट आर्म को शो कर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज अनदर फैक्टर दैट डिटरमाइन द टॉर्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस पॉइंट पे घुमाने के काम आता है, और वो टॉर्क मोमेंट ऑफ आर्म से मालूम होता है। Greater the force, the greater the torque or moment of the force. Magnitude of the force is another factor that determines the torque or moment of the force. किसी भी अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड बड़ा अहम फैक्टर है जो कि टॉर्क या मोमेंट ऑफ द फोर्स का हिस्सा होता है। ग्रेटर द फोर्स द ग्रेटर इज टॉर्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स। जितनी लगाई जाने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स होगा। Magnitudes of the force and the moment arm are two quantities which are important in measuring the torque or moment of the force। तो यहाँ पे बात सामने आई कि एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा मोमेंट ऑफ द आर्म, वो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनसे हम मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ का टॉर्क या मोमेंट ऑफ द फोर्स।
टॉर्क या मोमेंट ऑफ द फोर्स जो किसी भी चीज़ को अपने एक्सिस घुमाने का बाइस बने, वो असल में किन दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, फोर्स और मोमेंट ऑफ द आर्म का। तो हम कह सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय टॉ इज इक्वल टू एफ इंटू डी। यहाँ पे एफ फोर्स को ज़ाहिर कर रहा है और डी इज द डिस्टेंस ऑफ मोमेंट आर्म, और हम जानते हैं टॉर्क को हमेशा टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर सिंबल टॉर्क टी इज द टॉ है जो कि टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रही है, एफ जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और डी जो है वो मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स है। इट इज कन्वेंशन दैट a torque which produces a counter-clockwise rotation is considered positive। और यहाँ पे कुछ पॉइंट है बड़े इंपॉर्टेंट टॉर्क के मुताबिक। एक तो ये कि वो टॉर्क जो किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंटर क्लॉकवाइज मूव करवा सके उसे हम कहते हैं पॉजिटिव टॉर्क। A torque which produces a clockwise rotation is considered negative। वो टॉर्क जो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज रोटेट करवाए वो कहलाती है नेगेटिव टॉर्क। यूनिट ऑफ टॉर्क इन एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर। और यहाँ पे टॉर्क की जो यूनिट है एसआई सिस्टम के अंदर वो न्यूटन मीटर कहलाती है, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन डैश मीटर से, ये एन डैश एम से। एग्जाम्पल करते हैं इसकी 6.1 कैलकुलेट द टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन ऑन द बीम अरेंज एज शोन इन फिगर 6.6। और यहाँ पे कहा गया है मालूम करें एक चीज़ का या इस बॉडी का टॉर्क इस पे फोर्स लग रही है 40 न्यूटन की, जैसा कि वो पिक्चर में दिखाया गया है कि बताया जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है या एक बार है जो कि कनेक्टेड है किसी बॉडी के साथ, उस पर एक फोर्स लगाई गई और फोर्स का मोमेंट ऑफ द आर्म जो है वो इसके ज्वाइनिंग पॉइंट से 5 मीटर के फासले पे, जबकि फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वो 10 न्यूटन है। सॉल्व करते हैं इसको। डिस्टेंस या मोमेंट ऑफ द आर्म इज इक्वल टू 5 मीटर, फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल टू 40 न्यूटन हमें गिवन है। द टॉर्क इज नेगेटिव सिंस इट टेंड टू रोटेट द बीम क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन। और डायग्राम से या पिक्चर से लग रहा है जैसे फोर्स लगाई जाएगी तो वो उस बीम को क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे, लिहाजा टॉर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। देन मैथमेटिकली टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी। वैल्यूज पुट करेंगे, टॉ इज इक्वल टू माइनस इंटू फोर्स की जगह 40 न्यूटन और डिस्टेंस इक्वल टू 5 मीटर की जगह 5, लिहाजा माइनस 40 इंटू 5 विच इज इक्वल टू माइनस 200 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे टॉर्क क्या आया, माइनस 200 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 6.4 सेंटर ऑफ ग्रेविटी। Every object is made of particles which are attracted by the earth with the force। और वो जानते हैं कि तमाम अजसाम तमाम बॉडीज कुछ पार्टिकल्स से बनी हुई है और तमाम पार्टिकल्स को ज़मीन एक ख़ास फोर्स से अपनी तरफ खींचती है। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स ऑन ईच पार्टिकल्स इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम ये जानते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स जिस भी ऑब्जेक्ट या बॉडी पे प्रोटेक्ट करती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। Distance of these particles from the center of the earth is so great that these can be considered parallel। और हम क्या कह सकते हैं उसको, तमाम के तमाम फोर्सेज जो बॉडी पे लग रही हैं वो इतनी ज़्यादा है, उनके दरमियान का जो है डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज पैरेलल फोर्सेज। और हर पार्टिकल को क्योंकि फोर्स की जैसे खींचा जा रहा है तमाम फोर्सेज पैरेलल लगी हुई हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं ग्रेविटी जो है वो उन्हीं फोर्सेज का नतीजा है जो कि उस बॉडी के पार्टिकल्स के ऊपर पैरेलल लग रही है। दिस फोर्स इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। और हम इस फोर्स को कहते हैं बॉडी का वजन कहते हैं। वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू अ पॉइंट विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। और उस किसी भी बॉडी के तमाम जो फोर्सेस हैं उनको वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं और वो उस पॉइंट पे आते हैं जिस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी कहते हैं। सो व्हाट देन इज सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। तो अब बताइए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। इट इज़ द पॉइंट ऑन विच द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। ये किसी बॉडी की वो जगह या वो मुकाम है जहाँ पे उसका सारा वेट जो है वो एक्ट करता है या अमल करता है। इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी। और ये जो किसी भी बॉडी के तमाम पार्टिकल्स का वेट जिस पॉइंट पे इकट्ठा हो रहा होगा या उसका अंदाज हो रहा होगा वो मुकम्मल तौर पे इस बात में मुनसर है कि उस बॉडी का शेप क्या है। स्फीयर
इज एट इट्स सेंटर, और स्फीयर में उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे होगा, वो उसके सेंटर पे होगा। इट मे नॉट नेसेसरली टू विद इन द बॉडी, और ज़रूरी नहीं है, और बार बार ऐसा भी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ द ग्रेविटी उस बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होता। रिंग, इट डज नॉट लाई इन द मटेरियल ऑफ द रिंग रैदर एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। अगर मैं रिंग को एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, रिंग तो इसके अंदर से हॉलो होता है, लिहाजा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर में या फिजिकल सेंटर में नहीं होता। Hollow sphere, it is not within the material but it is at geometrical center। तो हम कह सकते हैं कि जो उस बॉडी का जो वेट लाई कर रहा होगा वो उसके फिजिकल सेंटर पे नहीं बल्कि उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई कर रहा होगा, क्योंकि वो हॉलो है। Center of gravity of the regular shaped and homogeneous object can be found from the consideration of symmetry। किसी भी रेगुलर शेप के होमोजीनियस सिस्टम में, रेगुलर शेप से मुराद ऐसा शेप जो कि बड़े आराम से मेजरेबल हो, और होमोजीनियस से मुराद ये कि तमाम उसके बॉडी के अंदर उसके मास की डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, इवन हो। तो उस तरह की बॉडी के का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम मालूम कर सकते हैं उसकी सिमेट्री निकालने के बाद, इसकी सिमेट्री की मदद से। रेफर टू टेबल 6.1 फॉर द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमिलर बॉडीज। और हम जब टेबल 6.1 को स्टडी करते हैं जिस बताया क्या है कि डिफरेंट आर्म बॉडीज़ की जो हमारी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में हमें नज़र आ रहे होते हैं उनकी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। नॉलेज ऑफ इट्स पोजीशन इज यूजफुल इन प्रॉब्लम ऑफ द इक्विलिब्रियम। इस पर हमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा कि हम उनके ऑब्जेक्ट की शक्ल को देख के अंदाजा लगा सकते हैं इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा। It is the point of application of the vector representing the weight of the body। और यहाँ पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के जरिए उस बॉडी के वेट को वाज़ेह किया गया है। टेबल 6.1 है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सम ऑब्जेक्ट को बता रहा है, नेम ऑफ द बॉडी इसमें दिया गया है और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया गया है। अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, उसका सेंटर उनके उस रॉड की जो भी लेंथ है उसका जो मिड पॉइंट होगा, जो सेंटर पॉइंट होगा, वो पॉइंट है जहाँ पे उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो करती है या वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इस तरीके से सर्कुलर प्लेट की बात करें हम तो सेंटर ऑफ द प्लेट, अगर हमने एक प्लेट ली हुई किसी मेटल की हो या किसी और चीज़ की हो, उसका जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा। मतलब हम उस प्लेट के सेंटर पर कोई टिप रख के उस प्लेट को बैलेंस कर सकते हैं। प्लेट स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और पैरेललोग्राम इन शेप। और हमारे पास अब अगर सर्कुलर प्लेट नहीं बल्कि हमें पास कुछ और शेप की प्लेटें हैं, क्या तो स्क्वायर शेप की है या रेक्टेंगुलर या पैरेललोग्राम है। इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स। और किसी भी ऐसी प्लेट का जिसकी शक्ल स्क्वायर वाली हो, रेक्टेंगुलर हो या पैरेललोग्राम हो, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, उनके अपोजिट एंड्स को अगर हम आपस में ज्वाइन करें तो दोनों डायगोनल लाइंस जिस जगह पे कॉन्साइड हो रही होंगी वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। फोर्थ इज ट्रायंगुलर प्लेट, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। और अगर एक ट्रायंगुलर शेप है तो उसके हम तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक और क्यूब, तो यहाँ पर कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक या क्यूब है तब भी उसका इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स जो है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। पर 6 है सिलेंडर, वहाँ पर अगर कोई सिलेंडर जिसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो उसका मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस होंगे, मतलब उसके 2 या 3 एक्सिस जो होंगे उन तीनों एक्सिस के जो मिड पॉइंट होंगे वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। अब हम बात करते हैं उन ऑब्जेक्ट या बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने की जिनका शेप क्या हो, इरेगुलर हो। प्लम लाइन इज अ स्मॉल मेटालिक कॉनिकल पीस अटैच्ड टू द स्ट्रिंग। तो अगर हम प्लम लाइन यूज़ करें, प्लम लाइन क्या होती है कि हम जो है वो मेटालिक कॉनिकल पीस को कनेक्ट कर दें एक स्ट्रिंग के साथ। देन व्हेन डिस्प्लेस्ड इट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द वर्टिकल पोजीशन। जब हम इसको टांगेंगे कहीं हैंग करेंगे तो हमेशा ये वर्टिकली एक रेस्ट की पोजीशन पे आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्लम को शाकुल कहते हैं उर्दू में। टू वर्टिकल फोर्सेस एक्ट ऑन इट। और इस पर याद रखिएगा शाकुल पे हमेशा या प्लम पे हमेशा 2 वर्टिकल फोर्सेस लग रही होती हैं। पहली एक उसका वेट जेट जो कि हमेशा इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, और सेकंड फोर्स इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, और टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इसकी सेकंड फोर्स से अप्लाई हो रही होगी। बोथ दीज फोर्सेस एक्ट अलोंग द सेम वर्टिकल लाइन। और दोनों के दोनों फोर्सेस एक ही वर्टिकल लाइन पे अप्लाई हो रही हैं।
द वर्टिकल लाइन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लम लाइन, और ये वर्टिकल लाइन बता रही है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी प्लम लाइन की, उस डायरेक्शन अप्लाई हो रही होगी। यानी दोनों फोर्सेस जो एक ही लाइन पे हैं और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शो कर रहा होगा, लेकिन फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और किस तरीके नतीजे में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इसका एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होगा, इनके वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की जानिब। एग्जाम्पल करते हैं, ड्रिल 3 स्मॉल होल्स नियर द एज ऑफ द प्लेट whose center of gravity is to be located। फिगर 6.8 में बताया गया है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है हमें, और एक प्लेट है, इसमें 3 हमने होल कर लिए हैं। सस्पेंड द प्लेट फ्रॉम अ नेल फाइट हॉरिजॉन्टली इन अ वॉल यूजिंग वन ऑफ द होल्स। उसमें 3 होल थे और हमने किसी एक होल की मदद से उसको कीले पे टांग दिया है। इन दिस केस 1, और हम केस 1 की बात करते हैं, तो क्या हुआ हमारे पास, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इरेगुलर शेप का है, और हमने इन तीनों को, फिगर 6 पॉइंट बता रही है कि हमने इसको एक एक पॉइंट से अगर हम इसको हैंग करते हैं तो हमें क्या हासिल होगा। सस्पेंड अ प्लम लाइन फ्रॉम द नेल व्हेन द प्लेट इज एट रेस्ट, मतलब एक कील पे हमने इसको टांगा और जब रेस्ट कंडीशन पे आ गया तो फिर हमने प्लम लाइन लगा दी। प्लम लाइन जो है उसको सस्पेंड किया किसके ऊपर, पहली वाली कील के ऊपर जिसपे हमने बॉडी को टांगा था। ड्रॉ अ लाइन ए ऑन द प्लेट अलोंग द प्लम लाइन, और प्लम लाइन टांगने के बाद हमने प्लम लाइन के पैरेलल एक लाइन लगा दी जो कि पॉइंट ए से वर्टिकली डाउन डायरेक्शन में थी, और उस लाइन को नाम दिया हमने ए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज समवेयर ऑन दिस लाइन, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस लाइन पे कहीं ना कहीं मौजूद होगी। रिपीट द अबव प्रोसीजर विद द होल बी ऑन द नेल, और एक्जैक्टली अब हमने ये प्रोसीजर में किया था कि पहले हमने उस ऑब्जेक्ट को नेल पे टांगा और उसके साथ ही हमने प्लम भी लगा दिया, और प्लम लगाने के बाद जो प्लम लाइन थी उसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली थी, तो हमने पॉइंट बी के साथ भी रिपीट किया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट लाई समवेयर ऑन द लाइन, और जो लाइन ड्रॉ हुई इसका नाम हमने बी भी रखा है। इस लाइन पे किसी जगह पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस ऑब्जेक्ट का। ओनली पॉइंट कॉमन ऑन ए बी इज जी, और यहाँ पे देखा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी भी दोनों लाइन एक जगह पे कॉन्साइड कर रही हैं या टच कर रही हैं, वो पॉइंट जी है। द पॉइंट जी मस्ट बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यकीनी तौर पे पॉइंट जी जो है वो इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इफ द प्लम लाइन इज सस्पेंडेड यूजिंग द होल्स, अब हम ये करेंगे कि इसी शेप में जो एक और हमारे पास होल था सी, उससे हम इसको हैंग करेंगे। द लाइन सी सी विल ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, जो भी नजर आएगा हमें कि हमने सी से हैंग किया और वहाँ पे प्लम लाइन लगाई और इसको रिपीट किया प्रोसीजर की, तो फिर एक और लाइन ड्रॉ होगी, उसका नाम हमने सी सी रखें, तो हम देखेंगे कि जो लाइन सी सी है ये भी उसी पॉइंट जी पर से गुजर रही है जिसको हमने देखा था कि वो पॉइंट ए और पॉइंट बी से गुजरने वाली प्लम लाइन कॉन्साइड कर रही थी। अब हम बात करते हैं टॉपिक 6.5 की, इसका नाम है कपल। एज पेयर ऑफ इक्वल parallel and unlike forces having different lines of action is called a couple। अगर दो फोर्सेस जो कि इक्वल हों मतलब बराबर हों, पैरेलल हों मतलब एक दूसरे के अपोजिट हों, और अनलाइक हो मतलब उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इस तरह की फोर्सेस को कहते हैं कपल कहते हैं। Consider two equal unlike forces each of magnitude f acting at A and B as shown in figure 6.9। और हम कंसीडर कर रहे हैं कि दो फोर्सेस हैं, इनका मैग्नीट्यूड f है और वो पॉइंट A और B पे एक्ट कर रही हैं जैसा कि फिगर 6.9 से वाज़ेह है। द टॉर्क और मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेस आर गिवन बाय, तो हम इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो ऑब्जेक्ट पे टॉर्क होगा उसको हम कैसे जाहिर कर सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ फोर्स F एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एफ इंटू ओ ए, क्योंकि हम जानते हैं मोमेंट अब होता है फोर्स इंटू फोर्स आर्म के, यहाँ पे एफ बता रहा है अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड और ओ ए बता रहा है आर्म लेंथ। द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ एट पॉइंट बी बराबर हो जाएगा एफ इंटू ओ बी के, यहाँ पे भी पॉइंट बी पे लगने वाली फोर्स एफ है जिसका मैग्नीट्यूड एफ और उसका मोमेंट आर्म ओ बी के बराबर है। तो ये फिगर वाज़ेह हो रही है कि एक बार ओ ए है जिसका मिड पॉइंट ओ है, और यहाँ पे हमने एक फोर्स ए लगाई जिसकी डायरेक्शन दूसरी फोर्स जो एफ है जो कि पॉइंट बी पे लग रही है उसके बिल्कुल अपोजिट है, मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है।
बोथ दिस मूवमेंट्स हैव द सेम डायरेक्शन दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज, और इन दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन भी सेम है, और जो इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो ऑब्जेक्ट को मूव करने की फोर्स है उनकी डायरेक्शन क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज। Thus the total moment of the two forces is equal to the sum of two moments। तो हम कह सकते हैं कि जो इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट क्रिएट होगा वो असल में दोनों फोर्सेस के इंडिविजुअल मोमेंट के सम के बराबर हैं। मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों फोर्स सम की जाएगी, लिहाजा एक का टॉर्क बराबर था एफ इंटू ओ ए के, जबकि फोर्स बी का टॉर्क बराबर है एफ इंटू ओ बी के। तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी। सो एफ दोनों कॉमन है, हम कॉमन निकालेंगे, नीचे यहाँ पर एफ इंटू ओ ए प्लस ओ बी। सो और ओ ए इसकी हाफ लेंथ थी और ओ बी इसकी हाफ लेंथ थी, जबकि दोनों को सम करेंगे तो टोटल बार की लेंथ ए बी के बराबर थी। तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू फोर्स इंटू टोटल लेंथ ऑफ बार, तो एफ इंटू ए बी। Movement of the couple is equal to the product of one of the forces and the perpendicular distance between line of action of two forces। Movement of couple असल में प्रोडक्ट है या हासिल ज़रब है लगाई जाने वाली फोर्सेस में से किसी एक फोर्स का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ट्वाइस के बराबर। This perpendicular distance between the two forces is called the arm of the couple। और जो perpendicular distance है forces का ये कहलाता है arm of the couple। The torque or moment of the couple is equal to the product of either force and arm of the couple। तो हम कह सकते हैं टॉर्क ऑफ मोमेंट ऑफ कपल बराबर होता है किसी भी एक फोर्स और आर्म ऑफ द कपल के प्रोडक्ट के बराबर। There is rotation whenever a couple acts on a body। ये बात याद रखने वाली है कि जब भी कपल एक्ट करेंगे किसी बॉडी के ऊपर तो बॉडी रोटेशन में आ जाएगी। A couple cannot be balanced by a single force। और कपल कभी भी सिंगल फोर्स से बैलेंस नहीं होता। A couple can be balanced by an equal and opposite force। तो कपल उस वक्त बैलेंस होगा जब इस पे लगने वाली फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। इस वीडियो से मुतालिक आपको कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और यही बताइए कि मज़ीद कौन कौन सी एक्सरसाइज और टॉपिक्स या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम का सामना है। हमारी वेबसाइट विजिट करने के साथ साथ हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब और लिंक्डइन पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।